Welcome, guys. In this session, we are going to learn chapter number 12 of class 7th social science book, that is Turkish invasion in North India. Let us start the chapter. Many small kingdoms emerged powerful to different parts of India, but their rule was limited to specific regions, though they constantly aspired to expand their boundaries. इंडिया में बहुत से किंगडम्स बने, कुछ किंगडम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो एक छोटे इलाके में बने हुए किंगडम थे और इस कारण से वो लगातार वार्स में इंगेज रहकर अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे. द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया. और राजपूत में बेसिकली लगातार वार्स होती रहती थी. राजपूत राजा एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते थे और ये चाहते थे कि उनकी जो किंगडम है वो बढ़ जाए. तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, ये किंगडम्स भी धीरे धीरे वीक होने लगे और इनके अंदर भी कोई यूनिटी नहीं थी. दिस अट्रैक्टेड इन्वेशंस बाय द तुर्क्स. और इससे तुर्क जो थे उनको ये लगा कि यदि वो इंडिया पर आक्रमण करेंगे, इन्वेड करेंगे, तो उसमें सक्सेसफुल उनको सक्सेस मिल सकती है. Abbasid caliphs of the Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. जो बगदाद का अब्बासिद कालिफ्स था, जो एक तरीके से मोहम्मद साहब का वंशज ही माना जाता था, वहाँ का किंग, उसने तुर्कों को अपने गार्ड और सोल्जर्स की तरह अपने पास जॉब दी. By the end of 9th century, the power of caliphs weakened. पर 9th century के एंड के साथ साथ कालिफ्स की जो ये उनका खलीफा था, उनकी जो पावर्स थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई. अब इससे हुआ क्या, जो उनके गार्ड्स थे, जो तुर्क थे, तुर्क्स स्लोली टुक ओवर द पावर्स एंड बिकम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. और तुर्कों ने धीरे धीरे साम्राज्य को हथियाना शुरू कर लिया और वो कई जगहों के गवर्नर बन गए थे. सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कालिफ्स. और कईयों ने अपने आप को अपने खलीफा से अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह मानना शुरू कर दिया. वन गवर्नर हु कंकर्ड गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड ए न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवीज. और ऐसा ही एक गवर्नर जो बाद में जिसने अफगानिस्तान में गजनी नामक इलाका जीता था, उसने अपने नाम के साथ गजनवीज लगाना शुरू कर दिया. ये था वो मोहम्मद गजनी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मोहम्मद गजनी वॉज बॉर्न इन 971 CE. मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971 CE में हुआ था. He ascended the throne in 998 CE और वो गद्दी पर बैठा 998 में. He decided to invade northwest India where the Gurjara Prathiyara Empire had become weak due to frequent battles with Pallavas and Rashtrakutas. और उसने ये सोचा कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण करेगा. क्यों आक्रमण करेगा? क्योंकि वहाँ पर जो एम्पायर था गुर्जरा का, पृथ्वीराज का, वो लगातार राष्ट्रकूटास और पल्लवास के साथ लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था. मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स. मतलब 1000 से लेकर 1027 CE तक उसने इंडिया पर इन्वेड, आक्रमण करा लगभग 17 टाइम्स और बुरी तरह लूटा भी इस 27 ईयर्स के अंदर. He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. और वो आक्रमण क्यों करता था?
वो यहाँ पर रूल करने के लिए नहीं करता था बेसिकली, वो यहाँ पे लूटपाट करते अपनी जगह पर, जो अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह थी, वहाँ पर ले आकर उस पैसे को, सोने चांदी को, हीरे जवाहरात को वहाँ ले जाता था और ये चाहता था कि उसका इलाका एक बहुत अच्छा इलाका बन जाए। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन, और उसने अफगानिस्तान और खुरासन का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लिया। ही वॉज अटैक्ड by the great wealth of attracted by the great wealth of India। भारत जो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, उससे उसको बहुत अट्रैक्शन हुआ और इसीलिए उसने बार बार यहाँ पर आक्रमण करा। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया लाइक नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज एटसेट्रा। तो उसने भारत के मंदिरों को और शहरों को लूटना शुरू कर दिया। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE। सोमनाथ मंदिर जो भारत के गुजरात में है, वहाँ पर उसने 1025 में जो आक्रमण करा और इतनी लूटपाट करी थी, उस पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया था। This temple is situated on the sea coast of Gujarat. Rajput warriors put up a stiff resistance but lost the battle. कुछ राजपूत राजाओं ने उसके विरोध करना शुरू करा, पर वो राजपूत राजा मोहम्मद गजनी से हार गए थे। महमूद broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने बुरी तरह तबाह कर दिया और बहुत ज़्यादा लूटपाट करी, और लगभग उस टाइम पर ये माना गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की कि लगभग का वहाँ पे सोना चांदी हीरे जवाहरात वो ले गया था। Some historians are of opinion that main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims। कुछ historians ये मानते हैं कि महमूद गजनी ने जो इंडिया पर आक्रमण करा, उसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पर वो इस्लाम को बढ़ाना चाहता था, इस्लाम को फैलाना चाहता था, और इससे उसके अपने कंट्री में, अफगानिस्तान में, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। महमूद इन्वेशन एक्सपोर्ट द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड पेव द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इसी आक्रमण के बाद भारत की एक बहुत बड़ी कमी हमारे सामने उजागर हुई कि इंडियन रूलर्स आपस में लड़ते लड़ते अपने आप को इतना वीक कर चुके हैं कि एक विदेशी आक्रमणकारी से का वो सामना नहीं कर सकते, और इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत इसी के बाद होनी शुरू हुई। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया एक सोने की चिड़िया माना जाता था। इंडिया के मसाले, इंडिया में बहुत हीरे जवाहरात भी थे, है ना, तो बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ पर इसलिए सेटल हो गए अफ़गानिस्तान से आकर कि वो यहाँ से ट्रेड करें, व्यापार करें। दिस पीरियड also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. But Mahmud's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. But जो महमूद ने यहाँ पर आक्रमण करा और बहुत शानदार मूर्तियाँ, सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो यहाँ से लूट के ले गया, और जो मंदिरों को उसने तोड़ा, इससे इंडिया को एक बहुत ज़्यादा लॉस माना गया। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का एक इलाका है जिसे गोर कहा जाता है, तो वहीं से मोहम्मद
गौरी का नाम गौरी पड़ गया था। ही conquered Ghazni he placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards India to expand his empire, unlike Muhammad Ghazni, whose main aim to invading India was to loot the great wealth of India. पर उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था इंडिया में इन्वेड करने का, आक्रमण करने का, वो मोहम्मद गजनी से थोड़ा सा अलग था। मोहम्मद गजनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया पे आक्रमण करके उसको लूटना, बट मोहम्मद गौरी का मेन ऑब्जेक्ट था कि लूटना नहीं है बल्कि रूल करना ही शुरू कर देना है। तो उसने क्या करा, अपने भाई को अपनी जगह गद्दी पर बिठाया और इंडिया की तरफ आया कि यहाँ पर वो रूल करना शुरू कर दे। महमूद गजनी हुज मेन एम ऑफ इन्वेडिंग इंडिया वॉज टू लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। अभी बताया था कि मोहम्मद गजनी का तो मेन एम क्या था, लूट पाट करना, पर मोहम्मद गौरी का जो मेन एम था वो इंडिया पर रूल करना था। उसने कहा क्यों यहाँ पे लूट पाट की जाए, यहीं पे रहते हैं और सारी जो दौलत है, खजाना है, वो सब अपना। The credit of the foundings of Muslim empires of India goes to Muhammad Ghori. He occupied Peshawar, Lahore and Sindh. ये तीनों ही इलाके, पेशावर, लाहौर और सिंध, आज की तारीख में पाकिस्तान में हैं, पर उस समय इंडिया के ही इलाके हुआ करते थे। He was defeated in the first battle of Tarain by पृथ्वीराज चौहान। जब ताराइन के मैदानों में पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया था, बट वॉज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन एंड टूक ओवर दिल्ली एंड अजमेर। पर उसने फिर हिम्मत करी, दोबारा एक और लड़ाई हुई ताराइन के फील्ड्स पर ही पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली और अजमेर जगह पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और अजमेर पर कब्जे करने का मतलब ये माना गया कि अब इंडिया पर उसका कब्जा हो चुका था। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। पर इंडिया पर इस्लामिक एम्पायर बनाने का उसका सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक वो कन्नौज नहीं जीत सका। A fierce battle took place between the Muslims and the Rajputs। और कन्नौज पर कब्जे के लिए मुस्लिम्स और राजपूत दोनों में ही बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। द पावर ऑफ राजपूत वॉज क्रस्ड, और राजपूत को वहाँ पर हार मिली। राजा जयचंद वॉज डिफीटेड एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड कन्नौज। और जो कन्नौज का राजा था जयचंद, उसको हार मिली और मोहम्मद गौरी को कन्नौज और बनारस मिल गए। मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। उसका कोई अपना लड़का तो था नहीं, सो ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने क्या करा, अपने बाद अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का, और जिसको बाद में वो अपनी वीरता के कारण जनरल तक बन गया था, तो उसे उसने दिल्ली की राजगद्दी दे दी। द डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स एंड द कास्ट सिस्टम वर द मेन कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ गौरी एंड डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स। भारत पर ये जो तुर्क थे, इनके आने के पीछे सबसे बड़ा क्या रीज़न था, और इंडियन राजाओं के हारने के पीछे क्या रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न था कास्ट सिस्टम। और जो आपस में ही ये राजा, इंडियन रूलर्स आपस में ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे और एक दूसरे के शत्रु हो गए थे। इस कारण से इनको हार मिलनी शुरू हुई। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। आम जनता जिनका
अपने राजाओं से, शासकों से कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, ये जाने ही नहीं देते थे, किसी से मिलते ही नहीं थे। सम राजपूत रूलर्स हेल्प द तुर्क अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। और एक चीज़ और भी थी, कुछ राजपूत राजा भी तुर्कों के साथ मिल गए थे, अपने ही देश के खिलाफ तुर्कों के साथ मिलकर उन्होंने अपने ही देश को हराने का काम किया। मोरओवर द फेडरल सिस्टम वेयर द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल वीकन द पावर्स ऑफ द किंग। फेडरल सिस्टम जमींदारी से भी किंग्स की हालत खराब कर दी थी। जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो अपने आप को राजा ही मानना शुरू कर देते थे। गौरीज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड इट्स कैंपेन्स वर प्रॉपरली प्लान। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की जो सेना थी, आर्मी थी, उसके पास हथियार भी अच्छे थे और प्लानिंग भी उनकी ज़्यादा अच्छी थी। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर horses as compared to the armies of Indian rulers that used old methods of wars, equipment and elephants. तुर्क बेसिकली घोड़ों पर बैठकर लड़ाइयाँ करते थे। अब घोड़े क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंडियन रूलर्स, वो राजा किस पे चलता था, हाथियों पर चलता था। अब हाथी के यदि कोई चोट लग जाए तो हाथी कई बार अपने ही सेना को मारना शुरू कर देता है। तो ये बहुत सारे रीजंस थे इनके साथ। प्लस इंडियन रूलर्स के पास जो इक्विपमेंट थे वो भी पुराने हो चुके थे। द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वार एज मैनी ए टाइम दे टर्न देयर वार ऑन देयर ओन फोर्सेस। और हाथी वो जब चोट लगती है और घबराकर भागता है तो कई बार वो अपनी ही सेना के ऊपर चढ़ाई कर देता है, जिससे इंडियन रूलर्स को डिसएडवांटेज मिली। ओके, इट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू।